नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। 24 घंटे में कोरोना के 135 मरीज आए सामने। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया कोरोना का हेल्थ बुलेटिन। आज खुले भगवान बद्रीनाथ के द्वार, भक्तों का उमड़ा जन सैलाब, विधि विधान से हुई पूजा आरती। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के आसार, मैदानी इलाकों में भी मिलेगी गर्मी से राहत। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन पर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक। 26 से 28 तक रहेगा राजकीय शोक। देवभूमि उत्तराखंड में चारों धाम के कपाट खुल चुके हैं। आज गुरुवार को भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुल गए हैं। इस अवसर पर मंदिर मार्ग को फूलों से सजाया गया। मंदिर के कपाट खुलते ही बद्रीनाथ के जय घोष से धाम गूंज उठा। बद्रीनाथ को केदारनाथ का क्षेत्र रक्षक भी माना जाता है। इस दौरान तेल कलश यात्रा के साथ शंकराचार्य की गद्दी और कुबेर की डोली भी बद्रीनाथ धाम पहुंची। धाम में कपाट खुलने के अवसर पर हजारों संख्या में भक्त इस पल पर उपस्थित रहे। भगवान बद्री विशाल अभिषेक के लिए राजमहल नरेंद्र नगर से लाए गए तेल कलश को गर्भगृह में समर्पित किया गया। उत्तराखंड पुलिस के जवान हर समय जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए अग्रसर रहते हैं। ऐसा ही एक वाकया उत्तरकाशी में सामने आया है, जब पुलिस के जवानों द्वारा मानवता का धर्म निभाते हुए पश्चिम बंगाल हावड़ा के एक 75 वर्षीय श्रद्धालु की अचानक मृत्यु होने पर उनका कोई वारिस न होने पर अंतिम संस्कार कर उनकी पत्नी को सांत्वना दी गई। महिला श्रद्धालु द्वारा आंसू बहाकर पुलिस के जवानों का कोटि कोटि आभार व्यक्त किया गया। मौके पर मौजूद लोगों द्वारा भी इस मानवीय कार्य के लिए उत्तरकाशी पुलिस की सराहना की गई। खबर कोटद्वार से है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे कोटद्वार कोतवाली पहुंची, जहां विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले का खुलासा किया। बताया कि कोटद्वार के निवासी दिव्यम अग्रवाल से न्यूजीलैंड में नौकरी दिलाने के नाम पर हिमाचल के रहने वाले अंगद सक्सेना ने यूपीआई के माध्यम से 6 लाख रुपए ठग लिए, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने टीम बनाकर आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि वो गोवा में काम करता है और जुए में कई रुपए हार गया था और वहां से भागकर दिल्ली आ गया और दिव्यम अग्रवाल को ठगी का शिकार बना दिया। इसके अलावा अन्य लोगों से भी उसके द्वारा ठगी की गई है। और इसको काफी वहाँ लॉस हुआ था, तो उसके बाद ये कर्जे में था, तो उसको लगा कि लोगों को इसी तरह से फर्जीवाड़ा करके उनसे जो है पैसे लिए जाए। सर मैं एक्चुअली दिल्ली में मुझे ये मिला और दिल्ली में इसने मुझे झांसे में फंसाया कि भाई कि मैं न्यूजीलैंड ले जाऊंगा, आपको नौकरी दिलवाऊंगा। और वहाँ इसने मुझे होटल में एक मिला और वहाँ पे मुझे इसने फंसाया और मैं ब्लाइंड हूँ, तो इसने मेरा फ़ायदा उठाया उस चीज़ का। और इसने बेसिकली जो सिचुएशंस हैं उनको अंडर कंट्रोल रख के फिर इसने मेरा फ़ायदा उठाया और उसके बाद इसने मेरे को फंसाया कि भाई मैं आपको इतने डॉलर मिलेंगे, उतने डॉलर मिलेंगे। फिर इसने करेंसी के नाम पे पैसा चेंज करवाया कि भाई पैसा दो मुझे, मैं करेंसी चेंज करवाऊंगा। फिर इसने बोला मैं टिकट बुक कराऊंगा, मेरे को पैसा दो। फिर इसने बोला मैं वीज़ा बनवाऊंगा, मुझे पैसा दो। अब मुझे प्रोसेस नहीं पता था, इसीलिए इसने मेरे साथ गलत किया। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया मुझे। कितने लाख? इसने मेरे साथ 6 लाख रुपए टोटल इसने मेरे से ठग लिए। और पुलिस का बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा कि पुलिस ने मेरी हेल्प करी और कोटद्वार पुलिस का मैं इसमें थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे को कोऑपरेट किया मेरे केस में। जैसे आपके साथ ठगिंग हो गई है तो आपको कोई संदेश देना चाहेंगे, जैसे आप ठगे गए और भी लोग ठग जाएंगे? हाँ, मैं सर अपनी मतलब कोटद्वार और भी अदर स्टेट्स के लोगों को और पब्लिक को यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसे कोई अगर आपको रैंडम बंदा भी मिलता है तो एकदम से किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें, क्योंकि किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करना मतलब काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है किसी भी पर्सन के लिए। तो डायरेक्टली किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें और किसी को भी ऐसे पैसे वैसे ना दें आइंदा से। इस चीज़ का हर कोई ध्यान रखे, मैं यही कहना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्यम अग्रवाल है। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर गांव में बुधवार सुबह जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव भी हुआ और धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया है। इस खूनी संघर्ष में एक महिला सहित दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनको उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहले भी गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद चला आ रहा है। इस खूनी संघर्ष में कोसर नाम की महिला सहित आजम हनीफ सनावर और रईस नाम के लोग घायल हो गए हैं, जिनको उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर एक की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सरोवर नगरी नैनीताल से लगभग 25 किलोमीटर दूर हल्द्वानी से भवाली की ओर जा रही कार DL3CBV
0759 सेवरल क्रूज में आमडाली भीमताल के पास अचानक आग लग गई, जिसमें 4 व्यक्ति 2 पुरुष 2 महिला सवार थे। सभी को वाहन से सकुशल बाहर निकाला गया। कार के अगले हिस्से पर लगी आग को थाना भीमताल एवं पुलिस फायर यूनिट द्वारा पानी डालकर काबू किया गया। खबर उत्तरकाशी से है। बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार ने विकास भवन सभागार कक्ष में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक ली। उन्होंने केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को विकासात्मक कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एवं PMGSY लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़क मार्गों की समीक्षा करते हुए कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और सभी जिला स्तरीय अधिकारी आगामी बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। साथ ही सभी संबंधित विभाग कार्यों की प्रगति रिपोर्ट व उच्च क्वालिटी के फोटोग्राफ्स के साथ बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। आशा व आशा फैसिलिटेटरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क से जिलाधिकारी कार्यालय तक रैली निकालकर अपना आक्रोश जताया। इस दौरान आशाओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आशा फैसिलिटेटरों ने सरकार से 20 दिन की मोबिलिटी के बजाय 30 दिन के स्थायी ड्यूटी और निश्चित मानदेय दिए जाने को लेकर मांग उठाई है। वहीं प्रदर्शन में शामिल आशा स्वास्थ्य संगठन की प्रदेश महामंत्री ललितेश विश्वकर्मा ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि हमें जो प्रोत्साहन राशि मिलती है वह भी समय पर नहीं मिल पाती है। हमारा यही कि हमारा जो प्रति माह प्रोत्साहन राशि मिलती है वो भी हमारे को समय पर नहीं मिलती। तो हमारी राज्य सरकार और भारत सरकार की यही लड़ाई कि हमारे को राज्य कर्मचारी भत्ता दिया जाए और हमारा मानदेय 18,000 रुपये दिया जाए और जो भी हमारे को प्रोत्साहन राशि मिलती है वो समय से नहीं मिलती। अभी देखो हमारा अक्टूबर के बाद आज तक कोई 1 रुपया भी नहीं आया, 1 भी रुपया नहीं आया। वो चाहे हिंदू त्यौहार हो या हमारी मोहम्मदन बहनों का त्यौहार हो, इसी पर रहता है। जैसे कि हमारे भी त्यौहार गए, अभी होली का त्यौहार गया, इन लोगों का ईद भी गया, अभी मतलब सभी के लिए सोचा जाता है। अभी टीचरों का ही जैसे 22 तारीख की थी तो तुरंत हुआ कि 21 तारीख को रात को ही फाइनल किया जाए, पर आशाओं के लिए ऐसा क्यों नहीं कि इनके लिए भी सोचे, इनका भी त्यौहार है। जो कार्य करती है बहुत ही छोटी छोटी प्रोत्साहन राशि आशाओं को मिलती है, वो प्रोत्साहन राशि टुकड़ों को मिलती है। टुकड़ों का पैसा भी हमारे को समय पर नहीं दिया जाता। जैसे कि पिछली अभी एक विशाल रैली हुई थी तो उसमें हमारे स्वास्थ्य सचिव जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई थी और हमारी डीजी मैडम से भी वार्ता हुई थी। तो उसमें यही बात रखी गई थी कि डीबीटी के माध्यम से प्रति माह आशाओं का प्रति माह जो 6,000 रुपया उन्होंने घोषणा की थी कि दिया जाएगा, वो प्रति माह दिया जाएगा। अब 1.5 साल होने को आ गया, प्रति माह तो क्या हमारे को आज बताओ अक्टूबर माह से अभी तक 1 रुपया भी इंसेंटिव आशाओं के खाते में नहीं आया। और अभी भी ये सुना गया कि कुछ अधिकारियों से हमारे को पता चला कि 11 जिलों पर तो प्रोत्साहन राशि हमारी दे दी गई और बार 13वां जिला हमारा उधम सिंह नगर और ये देहरादून जिले का अभी भी मतलब प्रोत्साहन राशि अभी है ही नहीं, बजट ही नहीं है। नीचे के अधिकारियों से पूछते हैं कि बजट नहीं है, ऊपर के अधिकारियों से पूछते हैं कि बजट हम भेज चुके जिलों पर। तो हमारी ये कन्फ्यूज है, हाँ हम सभी आशाएं कि जब कार्य लिया जाएगा तो रात 11 बजे देखते, ना दिन देखते, ना सुबह देखते, तब तो तुरंत कहेंगे अरे आशा को निकाल दिया जाएगा, फटाफट ये कुपोषित बच्चों की रिपोर्ट दो, अलबंडा जोल की दो, ORS दो, तो तुरंत हमारे से पूरा डाटा तुरंत मांगा जाता है। सभी आशाएं बहनें अपने निष्ठापूर्वक भाव से अपना पूरा काम भी देती हैं। तो हम सरकार से यही है हमारी कि जब काम के दौरान आशाओं को कोई कोताही नहीं करती जाती तो मानदेय या प्रोत्साहन राशि को समय पर क्यों नहीं दिया जाता। इसी से आशाओं में आक्रोश है। अगर हमारा ये जो भी प्रोत्साहन राशि 5 महीने से बकाया है, एडमिनिस्ट्रेटर प्रदेश महामंत्री और अखिल भारतीय आशा कर्मचारी लोगों के पास 20 से लेकर 40 आशाओं के लोग काम कर रहे हैं, आशा करते हैं। ना कोई हमें यात्रा भत्ता दिया जाता, ना कोई हमें मान दिया जाता। केवल अगर सरकार हमें दे रही है केवल मोबिलिटी का पैसा दे रही है। मोबिलिटी का मतलब एक उत्तराखंड में एक शो चलाया दिया जा रहा है कि आपने मूव तो हमने करना ही है, लेकिन हमने वहाँ पर जाकर आशा से काम करवाना है और तब तक उस जगह पर जाना है जब तक कि वो काम हो नहीं जाता। कोई आशा हमारे पास है, कोई कैंप है, तो जो कम पढ़े लिखे उनके पास हमें बार जाना पड़ता है क्योंकि स्वयं भी उसका काम हमें करना पड़ रहा है। और हम लोग यही चाहते हैं कि चाहे आशा हो चाहे आशा सचेतन हो, उनका एक निश्चित मानदेय होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो एरिया है वो ऐसे पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र का फैला हुआ है कि जहाँ पे रिजर्व गाड़ी करके लिए जाना पड़ रहा है और 1-2 दिन वहाँ पर रुक के तब हम लोग आते हैं। और यही है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं मोबिलिटी का पैसा भी सरकार दे रही है, हम लोग मोबिलिटी नहीं, हम केवल अपना अगर ये हमारी मोबिलिटी तो हमारा मेहनताना काम है। हम लोग यही चाहते हैं कि
हमारा एक निश्चित मानदेय होना चाहिए, यात्रा भत्ता होना चाहिए और सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आशा और आशा सर्टिफिकेट चाहते हैं। अगर हमारी मांगें यहाँ भी पूरी नहीं होती हैं तो हम 2024 से पहले दिल्ली में एक विशाल अपना आक्रोश रैली करेंगे और वहाँ हम जिसमें प्रदेश की सारी आशा और आशा सर्टिफिकेट उपस्थित होगी और उस धरने में हम लोग अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार को धावा बोलेंगे। ग्राम टेढ़ा क्षेत्र में अपने बेटे के साथ रामनगर से बाइक पर घर जा रही एक वृद्ध महिला पर पीछे से अचानक बाघ ने हमला बोलकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल महिला को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला अपने बेटे के साथ बाइक से रामनगर से अपने घर ग्राम आठकोट जा रही थी। इसी बीच टेढ़ा के समीप अचानक बाघ ने उन पर हमला किया, जिसमें महिला घायल हो गई और बाइक गिरने से महिला का पुत्र भी चोटिल हो गया। वहीं वन विभाग ने इस क्षेत्र में गश्त शुरू कर दी गई है और इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों से सावधानी पूर्वक गुजरने की अपील की है। मेरा नाम महेंद्र सिंह है सर। क्या घटना ये हुई, मेरा छोटा भाई सुबह 9:45 बजे पाटकोट की तरफ पाटकोट को जा रहा था। माँ को साथ में बिठा के बीच में टेढ़ा से 1-1.5 किलोमीटर आगे चल के टाइगर ने अटैक कर दिया, जिसमें मेरी माँ घायल हो गई, भाई भी घायल हो रखा। भाई अभी यहाँ सरकारी अस्पताल रामनगर में एडमिट करा के भाई घर गया है। जंगलात की गाड़ी छोड़ के गई इनको यहाँ पर। ये मोटरसाइकिल से जा रही थी और ये जाते समय टाइगर ने अटैक कर दिया बस। पंच केदारों में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित तृतीय केदार के नाम से विख्यात भगवान तुंगनाथ के कपाट आज भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। महिलाओं ने मंगल गीतों व भक्तों ने बाबा शंकर के उद्घोषों से अगुवाई की। बाबा की डोली अपने स्थान पर पहुंची तो भक्तों ने नए अनाज का भोग अर्पित कर विश्व शांति व समृद्धि की कामना की। बाबा केदारनाथ के कपाट उनके भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं और देश विदेश से भक्त दर्शन करने के लिए केदारनाथ पहुंच रहे हैं। मंगलवार को पूरी धूमधाम से बाबा के कपाट खोले गए। वहीं खबर है कि धाम में आदि गुरु शंकराचार्य के विग्रह पर फैली अव्यवस्थाओं के कारण शंकराचार्य नाराज हो गए। उन्होंने इसे आदि गुरु शंकराचार्य का अपमान बताया है। अगर ऐसा है तो मैं शंकराचार्य समाधि के दर्शन कर लौट जाऊंगा। उन्होंने कहा कि धाम में हक हकूकधारियों का सम्मान जरूरी है। वहीं उनके बयान पर तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी बोले कि शंकराचार्य का प्रोटोकॉल बनता है और उनकी नाराजगी भी सही है और मंदिर समिति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। आज शंकराचार्य जी की जयंती का दिन है। शंकराचार्य जी की समाधि में हम जाकर के दर्शन पूजन करेंगे। और जब हम यहाँ आए तो यहाँ बाहर की जो दीवारें हैं उसमें तो फूल सजाए गए हैं, लेकिन भगवान शंकराचार्य जी का जो विग्रह है उस पर धूल जमी हुई है, सड़े हुए फूल चिपके हुए हैं और सूखे हुए फूल बिखरे हुए हैं। पूरी शंकराचार्य जी का जो विग्रह है उसकी ये दशा देख करके हमको थोड़ा ठीक नहीं लगा। तो हमने यहाँ के CEO साहब को बुलाया और हमने कहा ये देखिए अपनी आंखों से। उन्होंने कहा अभी अभी सफाई करवाता हूँ। ऐसा कह करके उन्होंने 2 आदमी लगाए हैं। देखिए इस समय यहाँ पर आप दिखा दीजिए, थोड़ा सा इधर होइए, अभी लगातार इसी शॉट में दिखा दीजिए। ये देखिए ये 2 आदमी अभी आए हैं, अब वो सफाई शुरू कर रहे हैं। अभी भी देखिए वहाँ जहाँ गोद में पानी भरा है, सड़े फूल अभी भी चिपके हुए हैं, जबकि बाकी सूखे फूल कुछ झाड़े हैं। और अब देखिए लीच रहे हैं पानी और सफाई उसमें से शुरू कर रहे हैं। तो ये जो भगवान शंकराचार्य जी के विग्रह का अनादर आज शंकराचार्य जयंती के दिन देख करके थोड़ा मन दुखी है। बाकी कोई बात नहीं है। जहाँ तक प्रोटोकॉल की बात है, अगर शंकराचार्य जी का प्रोटोकॉल नहीं है तो भाई बिना प्रोटोकॉल हम क्यों जाएं। हम शिखर का दर्शन करके वापस जाएंगे। जब प्रोटोकॉल होगा बनेगा भविष्य में, अगर सनातनी जनता चाहती होगी तो प्रोटोकॉल बनेगा और जब बन जाएगा तभी हम दर्शन करेंगे। हम किसी प्रकार की असुविधा प्रशासन के सामने उपस्थित नहीं करना चाहते। स्वामी जी आज से पहले कभी ये प्रोटोकॉल वाली बात हुई है यहाँ पे? क्योंकि भाई अब सवाल ये है कि अभी तो हुई है, अभी जो हुई है अभी उसी की बात है। बाकी तो बहुत कुछ है, बाकी तो शंकराचार्य जी की ही सब व्यवस्था है जी। अब शंकराचार्य जी का ही प्रोटोकॉल नहीं है, दुनिया का प्रोटोकॉल हो गया है। पुरानी तो सब बात है। अभी जो उन्होंने कहा उसकी बात कर रहे हैं। हम कोई असुविधा नहीं कर रहे हैं, हम कोई यहाँ आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम केवल ये कह रहे हैं कि अगर प्रोटोकॉल नहीं है तो प्रोटोकॉल बनने तक हम प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन प्रोटोकॉल बनना चाहिए और हमारे जो अधिकार हैं उनको इस तरह से प्रलोभित नहीं किया जाना चाहिए। स्वामी जी आप कितना आते हैं? क्योंकि जब यहाँ पे कोई VIP आते हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो उनको कोई धक्का मुक्की नहीं लगता है, सारा रास्ते खाली करवा दिए जाते हैं। लेकिन जब हिंदू सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु यहाँ पे आते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उनको ये इसलिए क्योंकि यहाँ सरकारी व्यवस्था है।
कमेटी सरकार के नियंत्रण में है, तो सरकारी व्यवस्था में सरकारी अधिकारियों को ये लोग महत्वपूर्ण समझते हैं। धार्मिक व्यवस्था होगी तो धर्माचार्यों को महत्वपूर्ण समझा जाएगा, जो हक हकूकधारी हैं उनको महत्वपूर्ण समझा जाएगा। ये मूलभूत अंतर है, सरकारी व्यवस्था का ही ये अंतर है ना, कि किसी की ड्यूटी तो सीईओ ने लगाई ही होगी, उसने काम नहीं किया, तो ये परिस्थिति है। श्रद्धालु होता तो भगवान शंकराचार्य जी के लिए स्वयं आकर के कर देता। यही दोनों में अंतर यही है, सरकारी व्यवस्था जहाँ होती है वहाँ ड्यूटी बजाई जाती है, और जहाँ श्रद्धालुओं की व्यवस्था होती है वहाँ श्रद्धा से सेवा की जाती है, पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, अपने आप को धन्य माना जाता है। यही अंतर। आप इस बात से कितना आहत हैं कि जो शंकराचार्य जी की मूर्ति यहाँ पे है, क्योंकि शंकराचार्य जी ने सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, जहाँ मंदिर को पूरे फूलों से सजाया गया है वहीं मूर्ति पे जो है सड़े फूल पड़े हुए हैं, पत्ते पड़े हुए हैं, धूल लगी हुई है। दुख हुआ ना, वही तो हमने व्यक्त किया है यहाँ के अधिकारी के सामने। जी, तो अभी आप कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे? अब पहले तो सफाई हो रही है। जी जी, सफाई हो जाए फिर भगवान की पूजा अर्चना करके तभी ना आगे जाएंगे। तो मंदिर में आप जाएंगे? आज मंदिर में तो प्रोटोकॉल बनेगा तभी जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। बाहर से आया करेंगे, समय पे हम उपस्थित रहेंगे, शिखर का दर्शन करेंगे। हमारे यहाँ शिखर दर्शन से भी पुण्य होता है, अगर कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति हो तो। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदारनाथ। आज केदार बाबा के कपाट बड़े विधि विधान से परंपरा अनुसार तमाम आचार्य गणों की उपस्थिति में, पुजारी गणों की उपस्थिति में, यहाँ की तीर्थ पुरोहितों की उपस्थिति में बाबा केदारनाथ जी के कपाट आम श्रद्धालु के लिए 6 माह के लिए खोल दिए गए हैं। लेकिन कहीं बातें सामने आ रही है, थोड़ा शंकराचार्य जी की मान सम्मान में त्रुटियां जरूर हुई थी, लेकिन हम सभी लोगों ने उनको मनाया, ढोल दमाओं के साथ मंदिर में ले गए। उन्होंने बाबा केदारनाथ जी की बड़े विधि विधान से पूजा करी, और उनकी जो नाराजगी थी वो अब उनकी नाराजगी अब नहीं है, और ये बातें अब कोई भी ऐसी बातें बिल्कुल भी ना बोले। अब जो बाबा केदारनाथ जी की यात्रा है वो सुचारू रूप से चलेगी। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदार। धामी सरकार में आज केदार बाबा के पट खुलने का दिन था, और आदि गुरु शंकराचार्य जी को बाबा के दर्शन नहीं करने दिए गए। पुलिस प्रशासन के हिसाब से आदि गुरु शंकराचार्य का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, जबकि वहां अनगिनत वीआईपीज दर्शन कर रहे थे। सुनने में आया है कि भगदड़ भी मची। ऐसे में वो वीआईपी भाजपा के नेता थे, कार्यकर्ता थे, या सूबे के अधिकारी थे, ये तो पड़ताल का विषय है। लेकिन हिंदू धर्म के जो तथाकथित झंडा बरदार बनते हैं, वो इतना नहीं समझते कि धर्म के रक्षक हम सबके संरक्षक और पहरेदार यदि आदि गुरु शंकराचार्य को ही बाबा केदार के दर्शन करने को नहीं मिलेगा, तो कहीं बाबा केदार की तीसरी आंख फिर से हम पर रुष्ट हो सकती है। ऐसे में धामी सरकार से कहना चाहती हूँ, यही अहंकार, यही घमंड और यही सनक आप लोगों को ले डूबेगी। शायद आपके ताबूत में आखिरी कील का काम यही आदि गुरु शंकराचार्य को प्रवेश से वर्जित करना बने। आदि गुरु शंकराचार्य जी से हाथ जोड़कर इन नादानों के लिए, इनकी गलती के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। थाना गुप्त काशी पुलिस को मंगलवार शाम करीब 8:30 बजे सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति खाई में घायल अवस्था में पड़े हैं। जब उन घायलों की ढूंढ खोज की गई तो मदन फर्नीचर सेमी के पास मोड़ पर सड़क से करीब 50 मीटर नीचे एक व्यक्ति घायल अवस्था में और दूसरा बेहोशी में मिला था, जिसके ऊपर मोटरसाइकिल थी। दोनों को लोगों की मदद से खाई से निकालकर सरकारी हॉस्पिटल गुप्त काशी ले जाया गया, जिसमें सुशील निवासी बरेली घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया और दूसरा व्यक्ति सुरेश निवासी बरेली को मृत घोषित किया गया। ये सभी केदारनाथ से दर्शन करके वापस रुद्रप्रयाग लौट रहे थे। ये घर पर सूचना भी दे दी गई। चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। इसी के साथ यात्रियों की सुविधा का भी सरकार लगातार ख्याल रख रही है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सुलभ शौचालय और स्वच्छता पर विशेष फोकस किया गया है। आपको बता दें कि इस बार यात्रियों के लिए शौचालय के बाहर ही QR स्कैनर लगे हैं। वहीं GPS मैपिंग सिस्टम के तहत सभी जगह स्वच्छता पर निगरानी भी रखी जा रही है, जिसके माध्यम से यात्री व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक भी दे सकेंगे। देहरादून में एक निजी विद्यालय में बच्चों को नमाज पढ़ने के प्रकरण में बजरंग दल ने मयूर विहार स्थित शिक्षा विभाग में जमकर हंगामा किया और ज्ञापन भी सौंपा। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने इसमें कार्रवाई करने के आदेश दिए, जिसमें 4 टीमों का गठन किया और उचित जांच के लिए भी कहा और आगे भी ऐसे अराजक मामले सामने आए इन पर भी सख्त एक्शन लेने को कहा। इसकी गंभीरता मैं कह रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी हावी है सरकार के ऊपर। सरकार मौन है और ब्यूरोक्रेसी हावी है, मजे ले रही है।
आज कल आपने देखा इतना बड़ा विषय हो गया कि विद्यालयों के अंदर नमाज पढ़वाई जाने का प्रयास किया जा रहा है, बच्चों को मतांतरित करने का प्रयास किया जाता है, उनको मानसिक रूप से इस प्रकार का किया जा रहा है कि वो इस्लामिक बनने का प्रयास हो आगे भविष्य में। लेकिन शिक्षा विभाग मौन था। आज जब हमारे द्वारा शिक्षा विभाग को एक ज्ञापन दिया गया तो शिक्षा विभाग के द्वारा उसको एक अन्यत्र लिया गया और यहाँ तक कि जो यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी थे उन्होंने गंभीरता न दिखाते हुए एक हास्यास्पद विषय के माध्यम से सिर्फ संस्कृतवाची बनकर संस्कृत में उच्चारण प्रारंभ कर दिया। तब हमने कहा भाई हम सभी लोग संस्कृत वाचन नहीं कर सकते और आप ये किस तरह का उपहास उड़ा रहे हैं संस्कृत का भी और हम लोगों का भी। तो उनका कहना था नहीं मैं संस्कृत भाषा में बात करूंगा क्योंकि ये देवभूमि है। अरे देवभूमि है तो क्या आप अपने परिवार के साथ भी संस्कृत भाषा में बात करते हैं क्या? जो आपके सहकर्मी है शिक्षा विभाग में कार्यरत, क्या वह सभी संस्कृत भाषा में बात करते हैं क्या? क्या अपने उच्च अधिकारियों से या शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से संस्कृत भाषा में बात करते हैं क्या? तो ये किस प्रकार का अपराध संगठन के कार्यकर्ता और समाज का बुरा निकाय? तो मैं कहता हूँ वास्तव में बड़ी दयनीय स्थिति विभागों की हो चुकी है। आम आदमी की कोई सुनवाई इन विभागों में नहीं है। अभिभावक मर रहे हैं। स्कूलों में एनसीईआरटी की बुक्स परे फेंक दी गई है। 8,000 रुपये का 10,000 रुपये का सिलेबस अभिभावकों के ऊपर थोपा जा रहा है और वो लेने के लिए मजबूर है। शिक्षा विभाग मौन है। फीसों में बढ़ोतरी की जा रही है, शिक्षा विभाग मौन है। स्कूलों में ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित स्कूलों में बाइबल पढ़ाई जा रही है, शिक्षा विभाग मौन है। मदरसे नुमा स्कूल बन चुके हैं, वहाँ नमाज पढ़ाने का जैसा प्रयास भी किया जा रहा है, शिक्षा विभाग मौन है। किसी विद्यालय में जो है जो कुछ घटनाएं ऐसी हो रही थी कि जो उनका ये कहना था कि वहाँ पर विशेष धर्म के बारे में जो है वो प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो उस संदर्भ में उनका कोई वो था और तब वो यहाँ पर आए थे अपना ज्ञापन देने के लिए। ज्ञापन में क्या नहीं, उनका ये कहना था कि इस पर जो है रोक लगनी चाहिए। तो हमने उनको बताया कि हमने 4 टीमें बना रखी हैं और वो सारे विद्यालयों में जा रहे हैं वहाँ पे और वहाँ पर इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो जो भी कानून के विरुद्ध जो भी चीज़ होगी है एक्ट के खिलाफ होगा तो ऐसे विद्यालयों पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, निश्चित रूप से जहाँ पर भी नियमों के विरुद्ध कार्य होगा तो विद्यालय जो भी होगा उस पर कार्रवाई होगी, जहाँ पर नियमों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड प्रभार में फेरबदल करते हुए उत्तराखंड को नए प्रभारी और सह प्रभारी दिए हैं। आम आदमी पार्टी के गढ़वाल मीडिया प्रभारी रविंदर सिंह आनंद ने बताया कि राष्ट्रीय महामंत्री संदीप पाठक ने एक पत्र जारी कर बरिंदर कुमार गोयल, जो कि संगरूर जिले की लहर सीट से विधायक हैं और जिन्होंने पंजाब की पूर्व कांग्रेसी सीएम राजेंद्र कौर भट्टल और अकाली दल के पूर्व मंत्री गोविंद सिंह को हराकर लहर की सीट जीती है, को उत्तराखंड की कमान सौंपी है। एवं रोहित मेहरोलिया, जो कि त्रिलोकपुरी विधानसभा दिल्ली से विधायक हैं, को सह प्रभारी बनाया गया है। देहरादून जिले में अतिक्रमण से बाधित सड़कों एवं फुटपाथों से अतिक्रमण हटाते हुए जिलाधिकारी सोनिका के निर्देशन पर 5 जोन बनाए गए हैं। 5 टीमों द्वारा मंगलवार को अपने अपने जोन में 55 स्थानों से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही की गई। प्राप्त सूचना के अनुसार नगर निगम देहरादून ने कुल 129 चालान करते हुए लगभग 20,400 रुपए का चालान और पुलिस टीम ने 81 चालान करते हुए लगभग 40,500 रुपए का चालान, वहीं संभागीय परिवहन विभाग द्वारा 60 चालान की कार्यवाही की गई। टीम ने चेतावनी भी दी कि अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लिया जाए, अन्यथा भारी अर्थदंड की कार्यवाही के साथ ही सामग्री जब्त कर ली जाएगी। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।